नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। 2024 के खत्म होने में अब सिर्फ 2 ही दिन बाकी रह गए हैं और राजनीतिक नजरिए से यह साल बेहद ही रोचक और उतार चढ़ाव भरा रहा है। कहीं राजनीतिक विशेषज्ञों के दावे फेल हुए तो कहीं राजनीतिक दलों के दावों की पोल खुल गई। तो आइए दिखाते हैं आपको 2024 सियासत ब्लॉकबस्टर। सभी कार्यकर्ताओं का प्यार, सभी जनता का प्यार, इस आशीर्वाद के लिए मैं सभी देशवासियों का ऋणी हूं। 2024 में बदली देश की सियासत। जय जगन्नाथ। हमारे विरोधी एकजुट होकर भी उतनी सीटें नहीं जीत पाए जितनी इस लोकसभा चुनाव में अकेली बीजेपी ने जीती है। तीसरी बार सत्ता में मोदी सरकार। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव करता हूं। राहुल और प्रियंका की नई शुरुआत। झारखंड से दिल्ली तक नेतृत्व परिवर्तन। हरियाणा महाराष्ट्र में बीजेपी की वापसी। देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस। एमपी छत्तीसगढ़ में बदले सियासी समीकरण। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं विष्णुदेव साय ईश्वर की शपथ लेता हूं। साल 2024 भी अब गुजरने वाला है और ये साल राजनीतिक घटनाओं के चलते काफी अहम रहा। लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव, उपचुनाव से लेकर दल बदल की सियासत। एक का साथ छोड़कर दूसरे का हाथ थामना, राजनीतिक पंडितों के बड़े बड़े दावों का गलत साबित होना। ये साल राजनीतिक उलटफेर के साथ राजनीतिक संकटों का साल रहा। जनवरी साल की शुरुआत से ही लोकसभा चुनाव की हलचल तेज हो गई। प्रधानमंत्री मोदी साल की शुरुआत होते ही दक्षिण के राज्यों में पहुंचे। उन्होंने 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले कई मंदिरों में दर्शन किए। इसके साथ ही दक्षिणी राज्यों में रोड शो भी किया। कई राजनीतिक विश्लेषकों ने इसे बीजेपी का मिशन दक्षिण बताया। इसी महीने महाराष्ट्र की राजनीति को प्रभावित करने वाला एक बड़ा घटनाक्रम हुआ जब शिवसेना के दोनों प्रतिद्वंदी गुट के विधायकों की अयोग्यता पर फैसला हुआ। अयोग्यता का फैसला महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने सुनाया, जिसका आदेश उच्चतम न्यायालय ने दिया था। स्पीकर ने उद्धव गुट की दलीलें खारिज कर दी और शिंदे गुट को असली शिवसेना माना। महीने के खत्म होते होते देश ने एक बार फिर बिहार के सीएम नीतीश कुमार को गठबंधन बदलते देखा। नीतीश कुमार ने बिहार सीएम के पद से इस्तीफा देकर बीजेपी के साथ नई सरकार बना ली और यह कोई पहली बार नहीं था जब नीतीश कुमार महागठबंधन को छोड़कर बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के साथ आए। इससे पहले 3 बार जदयू ने साथी बदले थे, लेकिन दिलचस्प यह है कि इस बार भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहे, भले उनकी पार्टी के विधायकों की संख्या उनके सहयोगियों से कम थी। हाथ तो देते कि हम नहीं रहना चाहते जान, इस बार तो आपने कुछ कहा भी नहीं। कम से कम एक बार बुला के बोल देना चाहिए। कोनो आपको हम कुछ कहते हैं? आप बताइए, हम आपको कुछ कहे हैं? और जनवरी का अंत आते आते झारखंड में बड़ी उठापटक देखने को मिली जब अवैध जमीन घोटाले में फंसे हेमंत सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन ने सोरेन सरकार में परिवहन मंत्री रहे चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता चुना। फरवरी
इस महीने की शुरुआत में झारखंड की राजनीति सबसे ज्यादा सुर्खियों में रही। हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद चंपई सोरेन राज्य के मुख्यमंत्री बने और इसी महीने की शुरुआत में अपने तीसरे कार्यकाल की भविष्यवाणी करते हुए प्रधानमंत्री ने अब की बार 400 पार का नारा दिया था। अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। इधर चुनाव आयोग ने 6 महीने से ज्यादा चली सुनवाई के बाद अजीत पवार वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को ही असली एनसीपी करार दिया। फरवरी में राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने वाली सोनिया गांधी नेहरू गांधी खानदान की तीसरी सदस्य बन गईं। और फरवरी में ही देश की सर्वोच्च अदालत ने चुनावी बॉन्ड पर बड़ा निर्णय सुनाते हुए चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार देते हुए इस पर रोक लगा दी। महीने के अंत में एक बार फिर सियासी उठापटक देखने को मिली और इस बार हिमाचल प्रदेश में उठापटक हुई, जहां 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। मार्च ये महीना था जब 1 महीने बाद होने थे लोकसभा चुनाव और असली सियासी खेल खेलने का समय। इसी कड़ी में एक और बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ जब चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी एनडीए में वापस आ गई। उधर हरियाणा में 2 बड़ी राजनीतिक घटनाएं घटी। भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का 4 साल 4 महीने पुराना गठबंधन टूट गया। गठबंधन टूटने के साथ ही राज्य में नेतृत्व परिवर्तन भी हुआ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह नायब सैनी मुख्यमंत्री बने। और फिर 16 मार्च को चुनाव आयोग ने लोकसभा और 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। तारीखों के ऐलान के साथ ही आम चुनाव के लिए सियासी बिगुल बज गया और राजनीतिक दल चुनाव मैदान में उतर गए। लेकिन मार्च के अंत में वो हुआ जो भारतीय राजनीति में आज तक नहीं हुआ। ईडी ने दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। यह पहली बार था जब कोई मुख्यमंत्री गिरफ्तार हुआ। इसी महीने की शुरुआत में लोकसभा चुनाव की सरगर्मी रही। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने न्याय पत्र तो भाजपा ने संकल्प पत्र के नाम से अपना घोषणा पत्र जारी किया। पहले 2 चरण के लोकसभा चुनाव भी अप्रैल में हुए और इसके साथ ही नितिन गडकरी, नकुल नाथ, राहुल गांधी, शशि थरूर, हेमा मालिनी समेत कई दिग्गजों की सियासी किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। इसी महीने अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम विधानसभा चुनाव के लिए मतदान कराया गया। मई इस महीने की पहली बड़ी राजनीतिक खबर रायबरेली सीट से राहुल गांधी की उम्मीदवारी का ऐलान रही। नामांकन के आखिरी दिन कांग्रेस ने रायबरेली सीट से राहुल गांधी को अपना उम्मीदवार घोषित किया और अमेठी से कांग्रेस के करीबी किशोरी लाल शर्मा को तत्कालीन सांसद स्मृति ईरानी के सामने चुनाव में खड़ा किया। यह महीना आम आदमी पार्टी के लिए राहत भरी खबर सामने लेकर आया जब दिल्ली शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई। तीसरे, चौथे, 5वें और 6ठे चरण के लोकसभा चुनाव मई में कराए गए। इसमें अमित शाह, राजनाथ सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, राहुल गांधी, स्मृति ईरानी, उमर अब्दुल्ला, मेनका गांधी, धर्मेंद्र यादव, मनोहर लाल, चिराग पासवान, डिम्पल यादव, असदुद्दीन ओवैसी, सुप्रिया सुले और सुनेत्रा पवार जैसे बड़े चेहरों की सीटों पर भी मतदान हुआ। इस बीच मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी लोकसभा के रण को लेकर बड़ी खींचतान देखने को मिली। एमपी में 4 चरणों में लोकसभा चुनाव हुए तो छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में लोकसभा के मैदान में तमाम दिग्गज नजर आए। और आधे साल के गुजरने तक देश ने कई बदलते सियासी समीकरण देखे, लेकिन विपक्षी दलों को असली बदलाव की उम्मीद जून में नजर आ रही थी। लेकिन तीसरी बार उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया जब लोकसभा चुनाव में एक बार फिर वापसी की भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन ये नतीजे बीजेपी के लिए जीत के साथ लाए थे सबक, क्योंकि 400 पार का नारा देने वाली पार्टी को जनता ने उसके आधे से थोड़े ज्यादा पर समेट दिया था, जिसके बाद बीजेपी ने साल भर होने वाले विधानसभा चुनाव और उपचुनाव को काफी सीरियसली लिया।
की बार एनडीए सरकार 400 पार। इस साल के आधे सफर में ही ऐसी राजनीतिक घटनाएं हुई जिन्हें देखकर बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों के साथ साथ आम जनता भी हैरान रह गई। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था तो कोई जो कुछ हो रहा था उसे मानने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह साल का छठा महीना आ गया। इस महीने में कोई बदलाव देख रहा था तो कोई मजबूती देख रहा था, लेकिन जो हुआ वो भी हैरान करने वाला था। जून, इस महीने का आगाज 7वें चरण के लोकसभा चुनाव से हुआ। इस चरण में पीएम मोदी, कंगना रनौत, अनुराग ठाकुर, चरणजीत सिंह चन्नी की सीटों पर मतदान हुआ। 7वें चरण के मतदान के साथ ही 1 जून को अलग अलग मीडिया चैनल और सर्वे एजेंसियों की तरफ से एग्जिट पोल जारी किए गए। सभी सर्वे में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को प्रचंड बहुमत मिलने का अनुमान लगाया गया। चार जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, जिसने एग्जिट पोल के अनुमानों को धता बताते हुए बेहद चौंकाया। बीजेपी बहुमत से दूर 240 सीटों तक ही पहुंच पाई। एनडीए के सहयोगी दलों की मदद से 293 तक पहुंची। वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया ने 230 से ज्यादा सीटों के साथ कड़ी टक्कर दी। इस आशीर्वाद के लिए मैं सभी देशवासियों का ऋणी हूं। 9 जून को नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। रायबरेली से जीत हासिल कर राहुल गांधी संसद में विपक्ष के नेता बने और संसद में एंट्री ली। संविधान की शपथ लेकर अपनी नई राजनीतिक पारी का आगाज किया। I, Rahul Gandhi, having been elected a member of the House of the People, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. लोकसभा चुनाव 2024 के साथ अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के विधानसभा चुनाव के परिणाम आए। आंध्र प्रदेश में वाईएसआर की जगह टीडीपी बीजेपी जनसेना पार्टी के गठबंधन की सरकार बनी और चंद्रबाबू नायडू सीएम बने। ओडिशा में बीजू जनता दल की जगह भाजपा की सरकार बनी और मोहन चरण मांझी को राज्य की कमान मिली। अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी ने अपनी सत्ता को बरकरार रखा और पेमा खांडू फिर मुख्यमंत्री बने। सिक्किम में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने अपनी सरकार बरकरार रखी और प्रेम सिंह तमांग राज्य के मुखिया बने। जुलाई, इस महीने की शुरुआत में झारखंड में एक बार फिर नेतृत्व परिवर्तन चर्चा का विषय रहा। जेल से रिहा हुए हेमंत सोरेन ने तीसरी बार राज्य के सीएम पद की शपथ ली। इससे पहले चंपई सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। इसी महीने 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान भी हुए। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद पहली बार चुनाव हुए। केंद्र की सत्ताधारी भाजपा को इस चुनाव में नुकसान हुआ, वहीं विपक्षी गठबंधन को 13 में से 10 सीटों पर जीत मिली। अगस्त, इस महीने के आरंभ में संसद में पेश हुआ वक्फ संशोधन विधेयक चर्चा में रहा। कांग्रेस और सपा समेत कई विपक्षी दलों ने इस विधेयक का विरोध किया। वहीं सरकार का कहना है कि इस विधेयक के जरिए वक्फ बोर्ड को मिली असीमित शक्तियों पर अंकुश लगाकर बेहतर और पारदर्शी तरीके से प्रबंधन किया जाएगा।
इसी महीने में चुनाव आयोग ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया और इसके बाद देश में एक बार फिर सियासी उठापटक देखने को मिली, जब झारखंड चुनाव से पहले झामुमो की तरफ से राज्य के मुख्यमंत्री रहे चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो गए। सितंबर में सबसे बड़ी राहत आम आदमी पार्टी को मिली, जब पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई। उनके साथ इसी मामले में मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, विजय नायर को भी जमानत मिली। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हुए। सितंबर में 2 चरण में राज्य में मतदान कराया गया। अक्टूबर महीने की शुरुआत में हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे सुर्खियों में रहे। हरियाणा में सत्ताधारी बीजेपी ने इतिहास रचा और हरियाणा गठन के बाद पहली बार बीजेपी ऐसी पार्टी बन गई जिसने लगातार तीसरी बार सरकार बनाई। तमाम राजनीतिक पंडितों की भविष्यवाणी को गलत साबित करते हुए नायब सिंह सैनी ने दूसरी बार सीएम पद की शपथ ली। वहीं जम्मू कश्मीर की सत्ता में 10 साल बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की वापसी हुई। फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस के साथ गठबंधन में बहुमत हासिल किया। इसी महीने चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी। इसके साथ ही देश भर में 14 राज्यों की 48 विधानसभा सीटों और 2 राज्यों की 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव भी तय कर दिए। इसमें राहुल गांधी द्वारा खाली की गई वायनाड लोकसभा और अखिलेश यादव की करहल सीट भी शामिल रही। इसी महीने की बड़ी सियासी घटना कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की लोकसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवारी भी रही। प्रियंका ने मां सोनिया गांधी, भाई राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए पर्चा भरा। नवंबर, इस महीने की ज्यादातर सुर्खियां महाराष्ट्र और झारखंड के नाम रहीं। झारखंड में 13 और 20 नवंबर को 2 चरणों का विधानसभा चुनाव हुआ। 20 तारीख को ही महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए सभी 288 सीटों पर मतदान कराया गया। वहीं मध्य प्रदेश की 2 और छत्तीसगढ़ की 1 विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश की बुधनी और विजयपुर सीट के साथ छत्तीसगढ़ की रायपुर दक्षिण सीट पर चुनाव हुए। 23 नवंबर को झारखंड महाराष्ट्र के साथ ही सभी उपचुनाव के नतीजे आए, जहां झारखंड में एक बार फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले महागठबंधन ने एनडीए को हराकर बहुमत हासिल किया। वहीं महाराष्ट्र में एक बार फिर महायुति सरकार की प्रचंड बहुमत के साथ वापसी हुई। यहां एक बार फिर कांग्रेस गठबंधन इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। इधर केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जीत हासिल कर आखिरकार प्रियंका गांधी ने संसद में एंट्री ले ली। इधर मध्य प्रदेश में एक बार फिर राजनीतिक उलटफेर देखने को मिला। शिवराज की पारंपरिक सीट बुधनी पर एक बार फिर बीजेपी ने कमल तो खिलाया, लेकिन जीत का अंतर बहुत कम हो गया। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए और मंत्री बने रामनिवास रावत को हार का मुंह देखना पड़ा। कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा ने विजयपुर में जीत का परचम लहराया। इसी महीने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव की हलचल भी तेज हो गई। आम आदमी पार्टी ने 11 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दिल्ली विधानसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया। महीने के आखिर में हेमंत सोरेन की ताजपोशी चर्चा के केंद्र में रही। वो चौथी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने। इसके साथ ही उनकी चौथी पारी शुरू हो गई। झारखंड के इतिहास में ऐसा पहली बार है। दिसंबर की शुरुआत में खबरें महाराष्ट्र के नाम रहीं। 23 नवंबर को नतीजे आने के बाद 11 दिनों तक महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर संशय बना रहा। उधर निवर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नाराज होने की खबरें भी आती रहीं। मुंबई से दिल्ली तक बैठकों के बीच बीजेपी ने तय किया कि उनके नेता देवेंद्र फडणवीस राज्य के अगले मुख्यमंत्री होंगे। 5 दिसंबर को फडणवीस ने तीसरी बार महाराष्ट्र की सत्ता की कुर्सी संभाली। वहीं उनकी कैबिनेट में एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन। इसके बाद देखने को मिला संसद का हंगामेदार शीतकालीन सत्र, जहां राज्यसभा में नोटों की गड्डी मिलने की घटना भी सुर्खियां बनी।
साथ ही संविधान पर संसद में जमकर बहस देखने को मिली। इसके साथ ही दिसंबर में आम आदमी पार्टी ने अपनी दूसरी, तीसरी और चौथी सूची जारी कर दी, जिसमें आम आदमी पार्टी मुखिया अरविंद केजरीवाल, सीएम आतिशी तक के नाम शामिल थे। वहीं कांग्रेस ने भी अपनी पहली सूची इसी महीने जारी की। वहीं दिसंबर के 7 साल के अंत होते होते तक संविधान को लेकर बाबा साहेब अंबेडकर पर संसद से लेकर सड़क तक घमासान देखने को मिला। कुल मिलाकर यह साल राजनीतिक दृष्टिकोण से बेहद ही रोमांचक रहा, जहां बहुत से उतार चढ़ाव देखने को मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वाकई अगर 2024 किसी बात के लिए याद किया जाएगा तो वो है सियासी उथल पुथल। तमाम चुनाव जो अप्रत्याशित जिनके नतीजे आए, चाहे लोकसभा चुनाव की बात हो या फिर विधानसभा चुनाव, जहां नतीजों की आशा कुछ और थी लेकिन नतीजे कुछ और आए। इसके अलावा एग्जिट पोल ने जो दिखाया उसके उलट नतीजे आए। और एक और जो दूसरी चीज, यानी इस साल 2024 में गांधी परिवार का एक और सदस्य चुनावी राजनीति में उतर गया। ये तमाम बातें हैं जो सियासी मद्देनजर 2024 के लिए महत्वपूर्ण हैं।